क्या आपने कभी 1 करोड़ रुपए देखे हैं कैश में? 1992 में 1 करोड़ का मतलब था एक पूरा सूटकेस भर के नोट। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता, धमाका करने की। ये थे हर्षद मेहता, इंडिया के पहले फाइनेंशियल रॉक स्टार। एक ऐसा बंदा जिसने पूरे देश को सपने बेचे और बदले में उनका चैन छीन लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सूटकेस की नहीं है, ये कहानी है उस लूप होल की जो हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में एक बड़े गड्ढे की तरह खुला पड़ा था। हेलो, It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. लेकिन इस बिग बुल के बनने से पहले हमें उस सिस्टम को समझना पड़ेगा जो इतना सस्ता था कि एक ब्रोकर ने उसे खरीद लिया। चलिए शुरू करते हैं स्कैम 1992 की असली एबीसी। $1990 का भारत। तब इंटरनेट नहीं था, यूपीआई तो दूर की बात है। बैंक्स में कंप्यूटर्स की जगह ढेर सारे रजिस्टर्स होते थे जिन्हें लेजर्स कहते थे। अब एक टर्म समझिए, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, सिंपल भाषा में अगर आप एक बैंक हो और आपने मुझसे 100 रुपये लिए डिपॉजिट के तौर पर, तो RBI आपसे कहता है बेटा पूरे 100 रुपये लोन में मत बांट देना, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रखो। क्यों? ताकि अगर कल को सारे लोग अपना पैसा वापस मांगने आ जाए तो बैंक्स के पास ये बॉन्ड्स बेचकर कैश देने की औकात हो। हर फ्राइडे को बैंक्स को अपना होमवर्क RBI को दिखाना पड़ता था। मतलब ये कि उनके पास ज़रूरत के हिसाब से बॉन्ड्स है या नहीं। अब यहाँ आती है एक प्रॉब्लम। मान लो बैंक A ने ज़्यादा लोन दे दिया और उसके पास बॉन्ड्स कम पड़ गए। अब वो फ्राइडे की डेडलाइन से डर रहा है। वही बैंक B के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड्स पड़े हैं, तो बैंक A कहता है भाई तेरे बॉन्ड्स थोड़े दिन के लिए मुझे दे दे, बदले में मुझसे कैश ले ले, जब काम हो जाएगा तब वापस एक्सचेंज कर लेंगे। इसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं रेडी फॉरवर्ड डील। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बैंक्स इतने इंट्रोवर्ट थे कि एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उन्हें डर लगता था कि अगर हमने मांगने की कोशिश की तो मार्केट में खबर उड़ जाएगी कि हमारी हालत खराब है। तो उन्हें चाहिए था एक मैच मेकर, एक ब्रोकर। और वही ब्रोकर था हमारा हीरो या विलन, डिपेंड करता है आप किस साइड हो। पर हर्षद मेहता ने ये सब सीखा कहाँ से? देखो भाई, वो रायपुर का एक लड़का था जो एक बनिया परिवार से आता था। लाइफ ने उसे शुरुआत में बहुत धक्के दिए, इंश्योरेंस बेचा, होशियारी बेची और पता नहीं क्या क्या किया। तब वो गुजरात के एक छोटे से गांव पनेली मोती में रहते थे। लेकिन उनकी किस्मत पलटने वाली थी जब वो पहली बार पहुंचे द रिंग में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तब ट्रेडिंग कंप्यूटर पर नहीं, ओपन आउटक्राई सिस्टम से होती थी। हर्षद ने वहाँ एक जॉबर के तौर पर एक फर्म में एंट्री ली। जॉबर मतलब वो बंदा जो शेयर्स की छोटी छोटी खरीद बेच करके अपना कमीशन निकालता है। यहाँ हर्षद ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, BSE में 2 तरह के लोग होते हैं, बुल्स और बियर्स। बियर्स चाहते थे कि मार्केट गिरे ताकि वो सस्ते में खरीद सके, और बुल्स चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए। हर्षद चाहते थे कि वो कभी बेयर नहीं बनेंगे, उन्हें बस ऊपर जाना पसंद था। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े ब्रोकर्स कैसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। उन्होंने सोचा अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं खुद मार्केट के डायरेक्शन बदल सकता हूँ। 1984 में उन्होंने अपनी फर्म खोली, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। उन्होंने पहले दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे लगाए। उन्होंने मैज़गॉन डॉक और रिलायंस के शेयर्स में थोड़ा बहुत खेला। लेकिन उनका असली यूरेका मोमेंट तब आया जब उन्होंने देखा कि बैंक्स के पास कितना बेहिसाब पैसा पड़ा है जो सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में ब्लॉक है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैंक्स और स्टॉक मार्केट के बीच एक ब्रिज बनाएंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ से दिमाग घुमाने वाला पार्ट शुरू होता है। बैंक्स को हर हफ्ते अपना SLR मेंटेन करना होता था। इसके लिए वो आपस में रेडी फॉरवर्ड डील्स करते थे। लेकिन 1990 में हर्षद ने इस सिस्टम में एक वायरस ढूंढ निकाला। बैंक्स को जब बॉन्ड्स मिलने में देरी होती थी तो वो एक पेपर यूज़ करते थे जिसे कहते थे बैंक रिसीप्ट। ये सिर्फ एक प्रॉमिस था कि बॉन्ड्स हमारे पास है, बाद में ले लेना। हर्षद ने क्या किया, उसने 2 छोटे बैंक्स को पकड़ा, बैंक ऑफ करद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक। इन बैंक्स के पास कोई बॉन्ड्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर्षद के कहने पर फेक BRs साइन कर दिए।
हर्षद गया बैंक ए के पास और बोला, भाई बैंक बी के पास बॉन्ड्स है, ये लो उनका BR, मुझे 100 करोड़ का चेक दे दो। बैंक ए ने 100 करोड़ का चेक बनाया। नियम के मुताबिक चेक बैंक बी के नाम होना चाहिए था, लेकिन हर्षद ने बैंक के क्लर्क के साथ सेटिंग कर ली थी। उन्होंने बैंक बी की जगह सीधे हर्षद मेहता के ब्रोकरेज अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बूम! अब हर्षद के अकाउंट में 100 करोड़ कैश है, बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी लोन के। इस पैसे को हर्षद ने स्टॉक मार्केट में बॉम्ब की तरह फोड़ा। उन्होंने ACC के शेयर को पकड़ा। उनका लॉजिक था रिप्लेसमेंट थ्योरी कि अगर आज एक नया सीमेंट प्लांट लगाना है, कितना खर्चा आएगा, उतनी शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। इस लॉजिक के दम पर उन्होंने ACC के शेयर को 200 रुपये से सीधा 9,000 रुपये तक पहुंचा दिया। हर्षद की वजह से सेंसेक्स, जो जनवरी 1991 में 1000 पॉइंट्स पर था, वो अप्रैल 1992 तक 4500 पॉइंट टच कर गया। पूरा देश हर्षद का दीवाना था। पैसा आया तो हर्षद ने छुपाया नहीं। वर्ली में उनका 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था, जिसमें मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल था। लेकिन उनका सबसे बड़ा फ्लेक्स था उनकी टोयोटा लेक्सस LS 400। 1992 में इंडिया में ये कार किसी ने देखी तक नहीं थी। इस कार की कीमत तब 40 से 50 लाख थी। हर्षद ने 26 करोड़ का इनकम टैक्स भी भरा था, जो उस साल का रिकॉर्ड था। लोग उसे द बिग बुल कहते थे, पर असल में वो एक टाइम बॉम्ब पर बैठे थे, क्योंकि जो पैसा वो मार्केट में लगा रहे थे वो उनका नहीं, बैंक्स का था, और बैंक्स को वो पैसा वापस चाहिए था। हर्षद सिर्फ एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक को रोल ओवर कर रहे थे, लेकिन एक इंसान था जिसे ये घर की खेती हजम नहीं हो रही थी। सुचिता दलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक शार्प इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्हें एक टिप मिली कि SBI के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए का झोल है। जब सुचिता ने SBI के ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने नर्वस होकर जवाब दिया, सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल गलती है, हर्षद मेहता ने पैसा वापस कर दिया है। सुचिता को शक हुआ, एक ब्रोकर बैंक को पैसा कैसे दे सकता है? बैंक ब्रोकर को पैसा देता है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि हर्षद फेक BRs के जरिए बैंक्स का पैसा घुमा रहा है। जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में आग लग गई। बैंक्स डर गए। RBI ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई। सब ने हर्षद से अपने पैसे वापस मांगे। हर्षद को लगा वो हमेशा की तरह शेयर्स बेचकर बैंक्स को पे कर देंगे, लेकिन जैसे ही बिग बुल ने शेयर्स बेचना शुरू किया, मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स 4,500 से गिरकर 2500 पर आ गया। लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स की कमाई एक दिन में राख हो गई। हर्षद मेहता को अरेस्ट किया गया। उन पर 72 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल लॉसूट्स थोपे गए। CBI ने उन्हें महीनों तक इंटरोगेट किया। 1993 में हर्षद ने एक और बड़ा दांव खेला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि उन्होंने तब के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। उन्होंने सूटकेस दिखाया, टाइमिंग बताई, लेकिन सिस्टम के सामने उनकी एक न चली। दिसंबर 2001 हर्षद ठाणे जेल में थे। उन्हें सीने में दर्द हुआ। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 47 की एज में उन्होंने दम तोड़ दिया। हर्षद की मौत के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी और शेयर्स कोर्ट में फंसे रहे। उनके भाई अश्विन मेहता ने 20-25 साल तक लड़ाई लड़ी ताकि वो दिखा सके कि हर्षद ने बैंक्स का सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया था। तो हर्षद मेहता के इस 4,000 करोड़ के स्कैम ने भारत को क्या दिया? BSE का दबदबा खत्म करने और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE बनाया गया, जहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक था। सेबी, जो पहले सिर्फ एक सलाहकार थी, उसे पुलिस बनाया गया। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स खत्म हुए और डीमैट अकाउंट शुरू हुए ताकि कोई फेक पेपर वर्क हो ना सके। इस स्कैम ने आम आदमी को सिखाया कि पंप एंड डंप क्या होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर्षद मेहता अक्सर कहते थे, मैं मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, लेकिन वो भूल गए कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता। क्या हर्षद एक विक्टिम थे या एक मास्टर मैनिपुलेटर? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात तय है, इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में द बिग बुल जैसा दिमाग फिर कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, ये पूरी वीडियो मैंने अपने मोबाइल पर एडिट की है, तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।